नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज हनुमान जयंती है। देश के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जानी है, लेकिन हमने देखा था कि रामनवमी पर देश के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। पश्चिम बंगाल और बिहार उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख थे, जहां पर कई जगहों पर हिंसा देखी गई। अब इसलिए हनुमान जयंती के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो जहांगीरपुरी इलाका जो कि संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पर पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को देखते हुए इस बार इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कल पुलिस ने जहांगीरपुरी में फ्लैग मार्च भी निकाला। आज कई संगठन हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने वाले हैं और उसी के मद्देनजर कोई ऐसी घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए विशेष सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि खुद गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को ये एडवाइजरी जारी की है, तमाम राज्यों को, और कहा है कि हनुमान जयंती के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाए रखी जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त शास्त्री पार्क में मौजूद हैं। सौरभ, शास्त्री पार्क भी संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्या कुछ आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं? सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? देखिए, अभी सुबह का वक्त है तो जो शोभा यात्राएं हैं वो 10 बजे के बाद निकलेंगी। शास्त्री पार्क, नंद नगरी, ब्रह्मपुरी, ये वो इलाके हैं अदिति जहां पर दिल्ली के दंगे हुए थे 2 साल पहले, और आपको याद होगा यहाँ पर 53 लोगों की मौत हुई थी हिंदू मुसलमान मिलाकर के। अब भी उसमें कई लापता हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव इलाके हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादातर शोभा यात्राएं हैं वो विश्व हिंदू परिषद निकाल रहा है। अमूमन पहले तो दिल्ली पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सीमित लोगों को अलाउ किया है कि वो इस शोभा यात्रा में भाग ले लें। देखिए, कुछ जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें से एक शास्त्री पार्क का इलाका है। इसके अलावा जैसे आपने कहा जहांगीरपुरी, जहाँ पिछले साल हिंसा हो गई थी, वहाँ पर एक मस्जिद से पहले कहा गया कि पत्थर फेंके गए, वहाँ से कहा गया कि नहीं, पहले उत्तेजक नारे लगाए गए, तलवारें देखी गई, कुछ लोगों के हाथ में कुछ असलहे भी देखे गए। तो फिलहाल तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो गया और कई हफ्तों तक वहाँ पर पूरे इलाके को सील रखना पड़ा। उसके बाद अभी रामनवमी को भी वहाँ पर जुलूस निकला था, लेकिन पुलिस ने सब कुछ शांतिपूर्ण निपटा दिया। ज़रूर कुछ उत्तेजक सांप्रदायिक नारे लगे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा व्यापक असर नहीं हुआ। फिलहाल सुबह का वक्त है, शांति है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा अदिति, वैसे वैसे शोभा यात्राएं निकलेंगी। और आज दिल्ली पुलिस बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि कल फ्लैग मार्च भी निकाला था, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अभी सुबह का वक्त है तो लोग अभी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो शोभा यात्रा का वक्त है वो 10 बजे के बाद का है। तो उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस चाक चौबंद रखेगी व्यवस्था, और है भी, और सब कुछ शांतिपूर्ण निपट जाएगा। लेकिन जहांगीरपुरी में बहुत ज़बरदस्ती करके, उत्तर पूर्व दिल्ली में बहुत ज़बरदस्ती करके VHP ये यात्राएं निकाल रही है, शोभा यात्रा। इनिशियल शुरुआती दौर में तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि शोभा यात्राएं निकली, लेकिन जब ऑर्गेनाइजर्स नहीं माने तो बहुत सीमित लोगों के साथ की यात्राएं निकालने की परमिशन मिली और दिल्ली पुलिस साथ रहेगी। जी, क्योंकि आयोजक नहीं माने इसलिए अब उन्हें इजाजत दे दी गई हनुमान जयंती की, जिस तरह से आप बता रहे हैं। लेकिन सौरभ, यहाँ पर सिर्फ पुलिस के जरिए ही शांति व्यवस्था कायम की जाए ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता और ये हमेशा संभव भी नहीं होता, और इसीलिए कहा जाता है कि लोगों की अगर भागीदारी होती है तो वो बेहतर होता है। क्या इस तरह की कोई कोशिश भी की गई है ताकि जो अलग अलग समुदायों के जो धर्मगुरु हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं उनके द्वारा संवाद स्थापित किया जाए ताकि लोगों में एक सौहार्द जो है वो बना रहे? देखिए, बिल्कुल अदिति, जो हर इलाके में एक अमन कमेटी होती है जिसमें जो इलाके के जिम्मेदार मुस्लिम और इलाके के जिम्मेदार हिंदू होते हैं। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं जहाँ पर लगता है कि कुछ वाद विवाद हो सकता है या हिंसा भड़क सकती है, सांप्रदायिक तौर पर माहौल ख़राब हो सकता है, तो ऐसे में अमन कमेटी की मीटिंग बुलाती है और जो इलाके का SHO या ADCP या DCP होता है उनसे बैठक करके उनको बोलती है कि अपने लोगों को समझाएं ताकि वो हिंसा ना भड़के और वो संयम बना करके रखें। तो अमन कमेटी से बिल्कुल चर्चा में है पुलिस, और सबने यही आश्वासन दिया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि शोभा यात्राओं में अक्सर
कुछ शस्त्रों का भी जो प्रदर्शन किया जाता है वो भी ना किया जाए। तो दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी से ये बात की है, जिम्मेदार लोग साथ में, और सब यही विश्वास दिला रहे हैं कि जो भी शोभा यात्राएं निकलेंगी दिल्ली में वो शांतिपूर्ण रहेगी। वैसे उत्तम नगर में अभी 2 दिन पहले एक शोभा यात्रा थी, उसमें कुछ असलहे देखे गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको भी शांतिपूर्ण ही रखा। तो उम्मीद है कि आज सब कुछ दिल्ली में शांतिपूर्ण रहेगा और देश में शांतिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं सौरभ। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपके पास लौटते रहेंगे जब शोभा यात्रा शुरू होगी। तो आज हनुमान जयंती के लिए अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा जब निकाली जाएगी उसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस वक्त हम देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में अब तमाम लोग और बीजेपी अध्यक्ष जुट चुके हैं। जी हाँ, सीधी तस्वीर आ रही है बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर पार्टी का जो ध्वज है उसको फहरा रहे हैं। और इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलग मेंबर्स और जो बीजेपी के महासचिव हैं, वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज दिन भर कार्यक्रम एक के बाद एक बीजेपी करने जा रही है और झंडा फहराने के तुरंत बाद ही, अब से कुछ देर बाद ठीक 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्बोधन करेंगे और देश भर में 8,30,000 जो पोलिंग बूथ है उन पर यह पीएम मोदी का भाषण सीधा सुनवाया जाएगा। इसके तुरंत बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अदिति अपने एक तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत कर देगी, क्योंकि 1 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो दीवारों पर नारे लिखने का कार्य होता है उसको प्रारंभ करेंगे। और इस बार बीजेपी का नारा है, एक बार फिर मोदी सरकार। तो पिछली बार आप जानते 2014 में था अब की बार मोदी सरकार, 2019 में था अब की बार फिर मोदी सरकार, और अब नारा होगा एक बार फिर मोदी सरकार। तो इस तरह से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जो एक तरह से चुनाव अभियान है उसकी शुरुआत आज करने जा रही है। और आज काफी महत्वपूर्ण भाषण पीएम नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो अब से कुछ देर बाद जो जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम है संसद भवन परिसर में, वहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं और वहां पर उन्हें भी सीधा प्रसारण सुनवाया जाएगा पीएम मोदी के इस भाषण का। बिल्कुल, तो पूरे 1 हफ्ते तक ये जो कार्यक्रम है कल से शुरू होगा और ये चलेगा। और यहाँ पर अखिलेश, अगर हम बात करें कि 2 सांसदों से 303 सांसदों का सफर, एक बहुत लंबा सफर बीजेपी ने तय किया है और सफलता के नए आयाम जो हैं वो छुए हैं और साथ ही अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला भी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। रवीश, हम तस्वीरें भी वहां पर देख पा रहे हैं कि तैयारियों के तमाम इंतजाम किए हुए हैं। प्रधानमंत्री का कुछ देर में संबोधन जो है वो भी शुरू हो जाएगा। आपने क्या कुछ देखा आज सुबह से, कुछ आप बताएं वहां की तस्वीरों के बारे में। आज देखिए अदिति, मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं ये बीजेपी मुख्यालय का एक विस्तार कार्यालय है, अभी नया बना है, उद्घाटन अभी किया है। तो यहां पर अभी जो है वो जेपी नड्डा ने अपना 43वां जो स्थापना दिवस है वो झंडा फहराया है। और उसके बाद में ये सारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभागार की तरफ जा रहे हैं और अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण होगा उसको इस सभागार में बैठकर सुनेंगे। निश्चित तौर पर आज जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के, छोटे बड़े, वो आए हुए हैं। हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहुत ही उल्लास और प्रसन्नता का माहौल है। जैसा अभी अखिलेश जी खुद बता रहे थे कि तकरीबन 1 बजे जो है वो जेपी नड्डा पूरे देश भर में जो नारे लिखने का अभियान है आज से उसको शुरू करेंगे। और बीजेपी की एक कोशिश है कि तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जगहों पर जो है वो ये नारे लिखे जाएं। तो उसकी जो आधिकारिक शुरुआत है वो बंगाली मार्केट से जेपी नड्डा करेंगे। और यहाँ पर ये आप देखिए, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन सुधीर से दिखाऊं तो इस जगह पर भी सभागार है। यहाँ पर जो जितने भी बड़े जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, वो यहाँ पर गए हुए हैं। उनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस सभागार में मौजूद हैं और अभी यहीं पर जेपी नड्डा जी भी साथ में उनके गए हुए हैं। और निश्चित तौर पर अगर 2 सीट से और आज 300 का आंकड़ा पार्टी ने छुआ है तो ये सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत इसमें शामिल है। यही वजह है कि आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है
खासतौर पर दिल्ली के आज कार्यकर्ता बड़ी तादाद में हैं और अभी जब भाषण शुरू होगा प्रधानमंत्री का तब वो यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री का संदेश लेकर देश के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो आज सुबह से ही हमने देखा जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर जो बीजेपी का स्थापना दिवस के बड़े बड़े पोस्टर है, दीनदयाल उपाध्याय जी का पोस्टर है उसको लगाया गया है, प्रधानमंत्री जी का है, जेपी नड्डा का पोस्टर लगाया गया है। कोशिश यही है कि स्थापना दिवस के जरिए जो है वो अभी देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या संदेश जो है वो एक आम कार्यकर्ता को देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर संगठन की बात की जाए तो 2014 में जो नरेंद्र मोदी की जीत हुई है, एक बड़ी जीत है, उसके बाद में लगातार पार्टी ने अलग अलग राज्यों में एक बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उसमें ये जो कार्यकर्ता हैं जिनके चेहरे पर आज उत्साह है, उनकी इसमें मेहनत जो है वो झलकती है। यही वजह है कि आज छोटे से लेकर बड़े जो कार्यकर्ता जो दिल्ली में मौजूद थे वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जी रवीश, शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप लगातार वहां से जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनकी जानकारी हमें देते रहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, वैसे तो शुरुआत जनसंघ से मानी जानी चाहिए, हालांकि तो भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं इसलिए बनी थी क्योंकि जनता पार्टी में विलय किया गया था। 6 अप्रैल 1980 को अलग होकर के फिर से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन यात्रा जो है वो जनसंघ से ही मानी जाती है। तो जनसंघ से लेकर के आज भाजपा तक यहां इस मुकाम में पहुंची है, एक बड़ी उपलब्धि कि देश में जो है मुख्य धुरी राजनीति की बन चुकी है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से कहा गया कि न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी आया कि सबसे महत्वपूर्ण पार्टी भी है। तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो दुनिया को समझना चाहिए, ऐसा WSJ के जो कॉलमनिस्ट है उन्होंने कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से आज किस मुकाम पर है और आगे यहां से कहां जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा सफर है, अगर जनसंघ को भी जोड़ दें तो ये सफर बहुत लंबा हो जाता है, करीब 75 वर्ष के आसपास का सफर हो जाता है। तो ऐसे में हम इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसकी जो वैचारिक धारा है उसकी निरंतरता कभी खत्म नहीं हुई है। खास बात यह है, और जो नेतृत्व इसका रहा है वो भी एक तरह से आप मान सकते हैं कंटिन्यूटी में चला है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू करें, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से लेकर के आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे नेता शीर्ष पर दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें एक कंटिन्यूटी है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उसका जो अनुशासन है, और मैं तो कहूंगा संघ की लाठी है। लाठी का मतलब वो लाठी सहारा भी देती है और लाठी आपको भटकने से बचाती भी है। अगर भटकते हैं तो अंकुश भी लगाती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर संघ भाजपा के पीछे नहीं होता तो आज भाजपा की भी हालत वही होती जो कांग्रेस पार्टी की है या दूसरी पार्टियों की है, क्योंकि फिर नेताओं के बीच में सत्ता लोलुपता, झगड़े, झंझट, हालांकि सब आते हैं, लेकिन संघ का विचार, संघ का अनुशासन उसको हमेशा जो है किनारे करके पार्टी को आगे बढ़ाता है। याद कीजिए, मोहन भागवत जी जब सरसंघचालक के रूप में दिल्ली आए थे और आडवाणी जी के साथ उन्होंने सारे दिल्ली, जिनको D4 कहा जाता था, उन सारे नेताओं को झंडेवाला के केशव कुंज कार्यालय में तलब किया था। और तब उन्होंने एक वाक्य कहा था, उन्होंने कहा था ये भाजपा जो है इसको, ये राइज फ्रॉम द एशेस, इसको मैं राख से दोबारा जिंदा करूंगा। और उसके बाद आप देखिए भाजपा की जो यात्रा रही, किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो है नेपथ्य से आकर, गुजरात से आकर के केंद्रीय राजनीति में आए, और उसके बाद 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उसके बाद 2019 में 303, आज कम से कम 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकारें हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा की यात्रा, और मुझे नहीं लगता कि अभी भाजपा जो है निकट भविष्य में कोई उसके सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती विपक्ष की तरफ से मिल रही है, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है, लेकिन आज भी जितनी तैयारी, जितनी ताकत कार्यकर्ताओं की, जितनी बड़ी फौज, विचार तंत्र, सब कुछ और नेता, ये सब जो है भाजपा के पास है। और भाजपा इस दृष्टि से देश के तमाम दूसरे दलों से काफी आगे है। विनोद जी, कार्यकर्ताओं की फौज की बात आप जब कर रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन एक और खास बात यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी हमेशा आधुनिकता के साथ चली है, हमेशा खुद को अपडेट करती हुई चली। अगर दूसरी पार्टियों से उस तरह से कंपेयर किया जाए, चाहे हम वर्चुअल रैलीज की बात करें, चाहे हम
दूसरे अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो चुनाव में जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से लोगों तक रीच को बढ़ाया गया और वो भी तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ, वो शायद कोई दूसरी पार्टी उतना नहीं कर पाई जितना बीजेपी ने किया, और ये बहुत बड़ी वजह भी है शायद सफलता की। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात अदिति उठाई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो बीजेपी मुख्यालय का जो विस्तार है उसका उद्घाटन जब पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आधुनिकता वो कार्यकर्ताओं को अडॉप्ट करनी होगी, जहां से भी विचार अच्छा मिले उसको अपनाना होगा। और इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पहल की थी। आज सोशल मीडिया पर बीजेपी की इतनी मजबूत जो मौजूदगी है उसके पीछे भी यही कारण है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इन तमाम माध्यमों पर बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। इसके साथ ही जिस तरह का बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया है, बूथ स्तर तक जाकर बूथ समितियां बनाई हैं, पन्ना प्रमुख बनाए हैं, ये सब भी बीजेपी को वो ताकत दे रहे हैं जिसका जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और उनका एक बहुत बड़ा संगठन, ये बीजेपी की ताकत है। और यही कारण है कि बीजेपी की जो यात्रा है वो लगातार चल रही है और बीजेपी नए नए मुकाम जो है हासिल करती जा रही है। विनोद जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा, जो बात आप नेतृत्व की कर रहे थे, क्या आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद बीजेपी ने इस शीर्ष को छुआ है? जो आधार था वो तो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन इस मुकाम पर कि 300 सीटों से पार लगातार पहुंचना, और 2024 की भी अगर बात करें तो कई विश्लेषक ये मानते हैं कि आज बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, तो शायद अगर वो तीसरी बार भी जीत जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी आज जहां जिस स्थिति में है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2 सीटों से 188 सीटों तक लाने में आडवाणी जी और अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल। 188 सीटों का जो प्लेटो था वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने टच किया था, और उन 188 सीटों के बाद मोदी जी उसको 303 सीटों पर लेके आए, और अगर सहयोगियों को मिला दें तो करीब 350 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए के पास आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए विडंबना क्या है अखिलेश जी, इस देश में सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी को माना जाता है जो कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन तकनीक का जितना बड़ा फायदा भाजपा ने उठाया या उसका इस्तेमाल किया अपने विचारों को फैलाने के लिए और अपने नेताओं को की छवि निर्माण के लिए, कांग्रेस उसमें बहुत दूर पिछड़ गई। ये मैं आपको टोकूंगा, क्योंकि आपको याद हो जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर के आए, कांग्रेस इस बात को कहती रही, लेकिन उन्हीं दिनों पे नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे और सबसे पहले कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले नेताओं में से एक थे। और दिलचस्प बात यह अखिलेश जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अधिकृत रूप से कंप्यूटर का विरोध कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, सारा विपक्ष विरोध कर रहा था। तो मोदी जी तो उस समय समझ गए थे कि ये आने वाले समय में किसकी जरूरत है। एक दूसरी बात मैं और इसमें जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कुशलता है कि जो जनरेशनल चेंज होता है, जो पीढ़ियों का बदलाव होता है नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक, वो उसने बड़ी कुशलता पूर्वक किया है कि पुराने नेताओं को जिस तरह से धीरे धीरे एक तरह से किनारे करके या उनको सम्मानित स्थानों पर भेज करके और नए नेताओं को आगे खड़ा करके एक नया नेतृत्व विकसित करने का जो काम किया है, और ये काम मतलब आज से नहीं, आप देखिए कि प्रहलाद मधोक जैसे नेता जो है अपने आप बाहर हो गए पार्टी की जो विचार। और तीसरी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी की है कि उसने अपनी वैचारिक जो उसके मुद्दे हैं उनको बिना छोड़े कैसे एडजस्ट किया भारतीय राजनीति में। मतलब जो एक जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की पार्टी और जिसको एक तरह से ब्राह्मण बनियों की पार्टी बनाया था, ब्राह्मण भी नहीं खाली व्यापारियों की पार्टी बनाया था, और जो बिल्कुल हिंदी हार्टलैंड में भी एक छोटे से इलाके की पार्टी होती थी, वो उसने कैसे 67 में जनसंघ के जमाने में संयुक्त सरकारों में अपनी भागीदारी की, 77 में जनता पार्टी में विलय किया जनसंघ का, फिर 80 में वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और फिर किस तरह से तमाम जो क्षेत्रीय दल थे चाहे उनकी विचारधारा उसके कितने खिलाफ हो। आप याद कीजिए 1995 में जब बीएसपी का समर्थन किया मायावती का बीजेपी ने, तब दोनों की विचारधारा बिल्कुल उत्तर और दक्षिण की तरह थी। बीएसपी पूरी तरह से बहुजनवादी अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा पे थी जो बिल्कुल ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण नेतृत्व वाली पार्टी और पूरी तरह से हिंदुत्ववादी पार्टी थी। लेकिन भाजपा ने 3 बार मायावती को समर्थन देके दलितों और पिछड़ों में अपने इस तरह कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना करके पिछड़ों को आगे लाया गया। तो सोशल इंजीनियरिंग का शब्द राजनीति में आया वो उसी समय आया। और कश्मीर में पीडीपी के साथ अलायंस किया, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ। आप देखिए कि और जिस तरह तमाम सारे नेताओं को अपने साथ लेकर के कॉप्ट किया है जो दूसरी पार्टियों में थे और अपनी विचारधारा में,
ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता की बड़ी बात है। ये एक लचीलापन है जो दिखता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से कटीले रास्तों से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ ये लचीलापन जो दिखता है। और ये इसी बात का जिक्र जो पीएम मोदी ने भी अभी किया था, आपको याद होगा बीजेपी मुख्यालय पर जब पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, तब उन्होंने इस बात का खासतौर से जिक्र किया था कि जो हिंदी भाषा या हिंदी लैंड की पार्टी मानी जाती थी या जिसको उत्तर भारतीय पार्टी कहा जाता था, किस तरह से उसका विस्तार पूर्वोत्तर तक हुआ। और उन्होंने खासतौर से नागालैंड का उदाहरण दिया था कि वहां पर ईसाई संख्या ज्यादा है, इसके बावजूद भी बीजेपी को वहां पर सरकार बनाने का मौका मिला है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से क्षेत्रों में विस्तार बीजेपी का हो रहा है। दक्षिण में कर्नाटक में बीजेपी अपनी सरकार इस वक्त चला रही है, तेलंगाना में एक कड़ा मुकाबला देती हुई दिखाई दे रही है बीआरएस को। केरल का भी उदाहरण पीएम मोदी ने दिया था, कहा था कि केरल में भी बीजेपी के लिए काफी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से भौगोलिक विस्तार भी बीजेपी का हुआ है और सभी क्षेत्रों में विस्तार होने के साथ साथ जो सभी जाति समुदाय हैं, धर्म हैं, उनमें भी बीजेपी ने अपनी पैठ लगातार बढ़ाई है। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल रेपो रेट 6.5% है और अगर ऐसा होता है तो लोन लेना और महंगा होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में यह फैसला हुआ है। जानकारों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.5% बढ़ गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है और पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली मीटिंग में अप्रैल 2022 में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी बैठक बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.5% के करीब कर दिया था। तो आपको ये भी बता दें कि 22 मई 2020 की अगर हम कुछ पुराने आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 22 मई 2020 को 4% थी रेपो रेट और किस तरह से वो बड़ी है अगर उसके आंकड़े हम देखें तो 3 मई 2022 को ये 4.5% के करीब थी। उसके बाद सिर्फ 2022 में ही 5 बार ही बढ़ोतरी हुई है रेपो रेट में, जो 4% से बढ़कर 6.25% तक आ गई और उसके बाद 8 फरवरी 2023 को ये और इसमें बढ़ोतरी की गई 0.25 की और उसके बाद अब ये 6.50 तक पहुंच गई है। रेपो रेट क्या होती है ये भी एक बार आपको हम समझा देते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देती है। तो रेपो रेट अगर कम होती है तो जो बैंक से हम लोन लेते हैं आप और हम, वो सस्ते हो जाते हैं, लेकिन अगर रेपो रेट ज़्यादा होती है तो वही चीज़ उल्टी हो जाती है, तो जो बैंक से हमें लोन मिलते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेपो रेट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों को अपनी जमा राशि पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट से बाजार में नकदी को नियंत्रित भी किया जाता है। तो इसीलिए आज सबकी नज़रें इस पर टिकी होंगी कि क्या कुछ आज शक्तिकांत दास जो है वो ऐलान करेंगे। और अब कोरोना की बात कर लेते हैं, जिसकी संक्रमण दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 26% के पार हो चुकी है। 4 अप्रैल को कोरोना संक्रमण दर 15.64% थी, यानी एक ही दिन में 11% का उछाल जो है वो देखने को मिला है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 509 नए केस मिले हैं और एक्टिव केस 1795 हो चुके हैं। और अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर कोरोना वायरस के 569 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटों में 2 लोगों की जान भी चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 3874 तक पहुंच चुके हैं। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 16 दिनों में 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके चलते चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और यही सलाह दी जा रही है कि एहतियात बरतें, उसमें कोई लापरवाही ना हो, मास्क जरूर लगाएं। मास्क पहनने का आदेश फिर लौटा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंगलवार को कोविड से हुई 2 मौतों के बाद सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, बैंकों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां पर की काफी भीड़ जमा होती है, जहां पर की काफी सारे लोग एक साथ आते हैं, तो ऐसी जगहों पर मास्क की हमने अनिवार्यता कर दी है। मास्क पहनना ऐसी सब जगहों पर अनिवार्य किया गया है। जितना भी हमारी शासकीय और प्राइवेट में जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको भी अलर्ट पर किया गया है और अपने पास जितने भी बेड्स हैं वो दोबारा से एक्टिवेट किए गए हैं।
देश में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। मामले अब 4000 के पार हैं। 163 दिनों में सबसे ज्यादा 20 मार्च को साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% थी, जो 15 दिनों में ही बढ़कर अब 2.79% पर पहुंच गई है। महीने भर पहले मुंबई में 2 कोरोना के मरीज भर्ती थे, अब इनकी तादाद 91 है। महाराष्ट्र में बीते 15 दिनों में 21 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोविड के 3792 एक्टिव मामले हैं। एक्टिव कोविड मामलों में बीते 15 दिनों में 178% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर हल्के जुकाम की तरह है, बुखार है, खांसी है, नाक बह रहा है और 3-4 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन हमें अपने परिवारों में उन लोगों का विशेष ध्यान रखना है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे दिल की बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को उनकी प्रतिरोधक क्षमता दवाइयों की वजह से कम हो गई है, या जो 60 साल से ऊपर हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने अगर एहतियातन डोज नहीं लिए तो वो जरूर लगवा दें उनको। बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड को लेकर गठित एम्पावर्ड ग्रुप 1 के सदस्यों ने वीके पॉल की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड मैनेजमेंट की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के सातारा से सुजीत तांबेकर, दिल्ली से परिमल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पिछले करीब 2.5 साल से मनरेगा और दूसरी योजनाओं के फंड जो हैं वो रिलीज नहीं कर रहे, जिसके चलते राज्य सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सांसदों ने ये भी कहा है कि अगर 10 से 15 दिनों के अंदर ये पैसा जारी नहीं किया जाता है तो वो दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 सांसद कृषि भवन के गेट पर पहुंचे। इन सांसदों को एक साथ जाने से पहले रोका गया, फिर बाद में हिल हुज्जत के बाद अंदर जाने दिया गया। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी के सांसद ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के दफ्तर के बाहर पहुंचे। पता लगा न तो दफ्तर में मंत्री हैं और न ही राज्य मंत्री। जब मंत्री के अधिकारी मान मनोबल करने पहुंचे तो उनसे भी सांसदों ने जवाब तलब किया। कोई बात नहीं, हम एमपी हैं, हम भाजपा के एमपी तो है नहीं, तृणमूल के है, लड़के जीता है, ठीक है, कोई लाइट ऑफ करके जीतने वाले लोग तो है नहीं, जनता के वोट से चुन के आए। 25 मिनट इंतजार करना पड़े कोई दिक्कत नहीं, आप 25 घंटा करवा लो, जनता का पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा। बाद में इन सांसदों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। इससे पहले इस मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुकी हैं। बंगाल के सांसद भी पहले भी ग्रामीण विकास मंत्री से मिल चुके हैं। इनके मुताबिक केवल मनरेगा का ही नहीं, आवास और सड़क योजना का भी फंड केंद्र ने रोक रखा है। अकेले मनरेगा के करीब 7,000 करोड़ रोके गए हैं। इसकी वजह से मनरेगा में काम करने वाले 17 लाख परिवारों को पैसे का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय धारा 27 का हवाला देता है, जिसके तहत अगर राज्य योजना के नियमों पर अमल न करे तो पैसा रोका जा सकता है। 17 लाख परिवार जो काम करके बैठे हुए हैं, आप उनके हक के पैसे नहीं रोक सकते हो, ये संविधान के खिलाफ है। एक्ट में भी अगर आप सेक्शन 27 इन्वोक करने की बात करते हो, वहां पे लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी लेफ्ट डैंगलिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी से जल्दी दो पार्टी को एक साथ बात करके स्टेट एंड द सेंटर दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन। तो इसी दिन ही जाना है जिस दिन हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आ गया, जिसमें सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल को, स्टेट गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्चर मिला। इसी दिन ये सारे न्यूज को घुमाने के लिए उन्होंने वहां पहुंच गया। क्यों ना बंगाल में जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो सारे प्रधानमंत्री आवास योजना, 100 डेज वर्क, ये सभी में जो घोटाला हुआ, उसमें केस स्पेसिफिक जो करने के लिए एडवाइस दे के आए थे वहां का टीम, केंद्रीय जो टीम गए थे, वो एक भी काम नहीं हुआ। टीएमसी सांसदों का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो जिस एजेंसी से चाहे केंद्र जांच कराए, लेकिन गरीबों का पैसा नहीं रोके। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है अगर बंगाल को पैसा चाहिए तो उसमें पारदर्शिता जरूरी है। मिनिस्ट्री का पैसा हम किसी का नहीं रोकते, ट्रांसपेरेंसी, गरीबों का पैसा गरीबों तक पहुंचे, काम हो,
पैसा किसी का हम नहीं रोकते। साफ है टीएमसी केंद्र सरकार से मनरेगा के बहाने यह लड़ाई अब सड़क पर लड़ने की तैयारी में है। टीएमसी पहले भी आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है। अब उन्होंने इस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी स्थिति और भी बेहतर तरीके से स्पष्ट करना चाहिए। कम से कम गरीबों का पैसा तो राजनीतिक लड़ाई में नहीं रुकना चाहिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।